हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चौहान विजन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि आज हम किसी एक कानून या किसी एक खबर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके अधिकार, आपकी आजादी और आपके भविष्य की। जैसे कि हम हर रोज सुनते हैं आरटीआई के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, आदिवासी राइट्स, डिसेबल पर्सन राइट्स और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। लेकिन ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमें सच में पता है कि इन शब्दों का मतलब क्या है? क्या हमें यह समझ आता है कि ये कानून हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर हाँ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पूरी वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करूंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है आरटीआई के बारे में। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। आरटीआई वह चाबी है जिससे आम आदमी सरकारी दरवाजे पर अपना सवाल पूछ सकता है। आरटीआई हमें क्या ताकत देता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन तो है, बट क्या मतलब इससे हमें क्या मिलता है? तो आरटीआई हमें यह अधिकार देता है कि हम सरकार से अपने सवालों को पूछ सकें। अब आप लोग सोचेंगे कि कैसे सवाल? मान लीजिए कि मैं किसी गांव में रहती हूँ, ठीक है, और मेरे गांव में सड़कें बड़ी खराब है। तो सरकार ने पैसा दिया सड़क बनवाने के लिए, लेकिन आज तक वहां सड़क नहीं बनी। तो मेरा अधिकार है कि मैं उनसे पूछूं कि जो सरकार, मतलब कि जो सड़कें बनवाने के लिए जो पैसा आया था, वो कहाँ है और अभी तक मेरे यहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनी। इसी तरह स्कूल में मिड डे मील के लिए बजट आता है, तो बच्चों को सही खाना क्यों नहीं मिल रहा है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर किसी फाइल पर महीनों से काम क्यों अटका हुआ है और जिम्मेदार अधिकारी कौन है? ये सब पूछने का अधिकार हमें आरटीआई से मिलता है। आरटीआई का मूल विचार क्या है? आरटीआई मानता है कि सरकारी जानकारी की असली मालिक जनता है, सरकार नहीं। सरकार सिर्फ उस जानकारी की रखवाली करती है। यही कारण है कि आरटीआई को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे आरटीआई के मुख्य प्रावधान की। कोई भी नागरिक जानकारी मांग सकता है, चाहे वह किसान हो, छात्र हो, घरेलू महिला हो या बेरोजगार हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई किसान है, वो पूछ सकता है मेरे जिले में फसल बीमा का पैसा किन किन किसानों को मिला। सेकेंड इज 30 दिन में जवाब देना अनिवार्य है। अगर मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा है तो 48 आवर्स में जवाब देना होगा। अगर किसी अस्पताल में इलाज न मिलने से किसी की जान खतरे में है तो आरटीआई का जवाब 48 आवर्स में देना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट इज पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर सरकारी विभाग में एक अधिकारी होता है, यानी कि पीआईओ, जिसकी जिम्मेदारी होती है आरटीआई का जवाब देना। फिर होता है कि अगर जवाब ठीक ना मिला तो, अगर आपको जवाब अच्छा नहीं लगा या नहीं मिला तो पहली अपील उसी विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के पास करें। सेकेंड इज, अगर फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के पास दूसरी अपील कर सकते हैं। द फिफ्थ इज, गलत या देरी से जवाब देने पर क्या सजा है? अगर कोई अधिकारी जानबूझकर जानकारी छुपाता है या देरी करता है तो उस पर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आई होप कि आपको आरटीआई के बारे में क्लियर होगा कि आरटीआई हमें ये सब अधिकार देते हैं। अगर कोई उसका मिसयूज करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। आरटीआई एक्ट की धारा 8 कहती है किसी व्यक्ति की निजी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जाएगी, और यह बात सही भी है क्योंकि प्राइवेसी जरूरी है। लेकिन समस्या कहाँ से शुरू होती है? समस्या तब शुरू हुई जब डीपी एक्ट, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया। आई हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि लेकिन पहले व्यक्ति का मतलब सिर्फ इंसान होता था, लेकिन नई व्याख्या में कंपनी, संस्था और यहाँ तक कि सरकार भी व्यक्ति मानी जा सकती है। खतरा क्या हो सकता है इस चीज से? यहाँ पे है कि इससे खतरा क्या हो सकता है कि अगर सरकार खुद को व्यक्ति मान ले तो वह कह सकती है जानकारी पर्सनल है, आरटीआई नहीं मिलेगी।
कि मान लीजिए कि अगर वो मतलब कि कंपनी ठीक है, संस्था भी ठीक है, अगर सरकार को भी पर्सनल मान लिया जाए, व्यक्ति व्यक्ति मान लिया जाए, तो अगर मान लीजिए कि सरकार ने कोई मतलब कि हमारे यहाँ के कुछ काम हैं वो रुक गए हैं, तो सरकार तो ये भी कह सकती है कि पर्सनल मैटर है, हम नहीं बता सकते आपको, या वो फंड कहाँ गया, वो आपको ये पैसा क्यों नहीं मिला, ये सब हमारी पर्सनल है, तो फिर इससे तो विवाद शुरू हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई नागरिक पूछे इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, तो सरकार बोल सकते हैं ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है, आरटीआई धीरे धीरे सूचना का अधिकार नहीं बल्कि सूचना रोकने का हथियार बन सकता है। मतलब जो आरटीआई, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये हमें अधिकार देती है कि हम सरकार से प्रश्न पूछें। अगर अगर मान लीजिए कि अगर यही बोले कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किससे सवाल पूछेंगे? जो आर तो फिर धीरे धीरे आरटीआई तो एक हथियार बन जाएगी सूचना रोकने का, है ना? अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जनता को क्या करना चाहिए। मीडिया और नागरिक समाज को इस मुद्दे पर चर्चा और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा में आरटीआई को मजबूत करने और इन संशोधनों को वापस लेने का वादा करना चाहिए। इस मुद्दे को राष्ट्रीय संकट की तरह गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आरटीआई लोकतंत्र की आत्मा है। तो ये जो है ना फैक्ट, इनको हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज ये अधिकार नागरिकों को अधिकार देते हैं सरकार से प्रश्न पूछने के लिए। अगर जब तक हम सरकार से क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो वो हमको आंसर कैसे करेगी? और जब हमें आंसर नहीं, मान लीजिए कि कुछ हो रहा है हमारे देश में, कुछ अभी आप लोगों ने सुना होगा जैसे यूजीसी के बारे में काफी चल रहा है कि एसटी ओबीसी वालों को सरकार क्या करेगी कि जैसे कि वो लोग, जैसे कि उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है, तो अगर ऐसे तो लोग उनको झूठा भी आरोप लगा सकते हैं जर्नल वालों पे। तो ये सब चीजें आप हम रिलेट कर सकते हैं इसको कि अगर जब हम सरकार से पूछेंगे ही नहीं कि सिर्फ ये अधिकार ओबीसी एसटी वालों के लिए है, तो जर्नल वाले कहाँ जाएंगे? जर्नल वालों, अगर मान लीजिए कोई एसटी ओबीसी का है, तो वो जर्नल वाले पे भी अपना दबदबा बना सकता है कि आपको, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। तो क्या पता कुछ चीजें, कुछ हद तक चीजें सही हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, बट कुछ चीजें तो गलत भी हो सकती है ना। आप एक लड़की को, मतलब लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो बदतमीजी हुई। मैंने बहुत सारे लाइक न्यूज देखी थी यहाँ पे ओबीसी एसटी, मतलब थोड़े जैसे कि ये सब है ऐसे कास्ट के लोग जर्नल वाली गर्ल्स के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। तो ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन कुछ हद तक तो मिसबिहेव हुआ ना इस सब चीजों का। तो इन सब का जवाब कौन देगा? जब तक हम सरकार से खुद नहीं पूछेंगे, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि हमारी जो जनता है उनको तकलीफ है, उनकी तकलीफों का समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को सरकार से हमेशा सवाल पूछना चाहिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कब तक होगा, और ये सब चीजों का सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। वरना धीरे धीरे ना, अगर कोई एक ही चीज, अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे घर में जैसे कि सबके घर में कोई ना कोई होता ही है, तो अगर हमारे घर में हमारे हेड है, अगर हर बार वही जीतते रहेंगे तो क्या होगा? आने वाले टाइम में वो तानाशाह भी तो बन सकते हैं ना। तो हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है, प्रश्न पूछना है अपने अंदर, और आसपास में के लोगों में भी जागरूकता लेके आनी है। आई होप कि आप सब चीजों को रिलेट कर पाएंगे। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसका असर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी और जनता सवाल पूछना बंद कर देगी। यही कारण है कि कोई विशेषज्ञ कहते हैं कि आरटीआई की आत्मा खतरे में है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, जो है संपत्ति अधिकार, आदिवासी महिलाओं के बारे में। 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज भी आदिवासी समुदाय, खासकर महिलाओं को उनकी संपत्ति के अधिकार नहीं मिल पा रहे। 17 जुलाई 2025 को रामचरण बनाम सुखराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति से वंचित करना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। भारत में आदिवासी समाज में महिलाएं खेत में काम करती हैं, जंगल से संसाधन लाती हैं और सिर्फ घर संभालती हैं। लेकिन जमीन, घर तो संभाल रही हैं, पर जमीन का क्या? जमीन उनके नाम नहीं होती। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हैं। 2015 और 16 की कृषि जनगणना के अनुसार एसटी समुदाय में सिर्फ 7% महिलाएं जमीन की मालिक हैं, जबकि 83% जमीन के मालिक पुरुष हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ज़मीन को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है, कागज़ में नाम पुरुषों का होता है, महिलाओं को सिर्फ़ उपयोग का हक मिलता है, अधिकार का नहीं। आदिवासी महिलाओं की स्थिति क्या है? देश के ज़्यादातर आदिवासी समाज में, खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में, महिलाओं को ज़मीन विरासत में नहीं मिलती। सिर्फ़ कुछ पूर्वोत्तर की मात्र सत्तात्मक जनजातियाँ इसके इसमें अपवाद हैं, जबकि हकीकत यह है कि महिलाएँ खेती में खूब मेहनत करती हैं, लेकिन उन्हें ज़मीन का मालिक नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो महिलाओं को जमीन में बेदखल भी किया जा सकता है। कोर्ट ने मतलब कि ये तो गलत बात है। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो लीगली तो वो जो उनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो ऑफ कोर्स उसकी वाइफ को मिलनी चाहिए, है ना? तो ये चीज़ है, तो उनकी वाइफ को ना देके ये लोग उसको मतलब उसको बेदखल कर देते हैं इस चीज़ से। यहाँ पे है कि कोर्ट ने कहा 2022 कमलाबाई केस, आदिवासी महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि नहीं कि वह महिला है, उसे जमीन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर पति के नाम जमीन है और उसकी मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उस जमीन पर पूरा कानूनी अधिकार मिलेगा, ना कि सिर्फ रहने की अनुमति। कि मतलब ये नहीं कि बस वो रह सकती हैं जब तक वो जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको वो प्रॉपर मिलेगा कि वो इन फ्यूचर चाहे तो उस चीज को बेच भी सकती हैं। ठीक है? कोई भी परंपरा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती ना। अगर आपकी खुद की कुछ परंपरा है तो वो आपके घर तक सीमित है। आप अपनी परंपरा की वजह से या वो एक महिला है इस वजह से आप उसपे ऐसी नफ़रत की भावना से उसको नहीं देख सकते ना। हाँ, हम आप संविधान इन सब चीज़ों को, आपकी परंपरा को, आपकी सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है। बट इसका ये मतलब नहीं ना कि आप उन सब चीज़ों को उन सिर्फ़ परंपरा की वजह से या इन सब चीज़ों की वजह से आप एक महिला पे ऐसे लाइक अपराध टाइप का कर रहे हैं, लाइक उनको बेदखल कर दे रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता तक उनसे छीन ले जा रही है ना? कई लोगों ने तर्क दिया कि हमारे समाज में यही परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, अगर कोई परंपरा महिला के समान अधिकार छीनता है तो यह वह असंवैधानिक है। इस बात से तो मैं भी एग्री करूँगी कि जब वो महिला खुश ही नहीं रह पा रही है आपके इस परंपरा की वजह से, तो वो संविधान नहीं है ना। आप उसकी फ्रीडम को छीन रहे हैं, आप जो उसका अधिकार है आप उसको ही छीन ले रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि परंपरा है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर कोई आदिवासी परंपरा कहती है कि महिलाएं जमीन की मालिक नहीं हो सकती, तो ऐसी परंपरा कानून मान्य ही नहीं होगी। कोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर किया? कोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर दिया, तो हम इसको देखते हैं। अनुच्छेद 14 जो कि है समानता का अधिकार। संविधान कहता है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। महिला और पुरुष में कानून के स्तर पर कोई फर्क नहीं हो सकता। मतलब कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उन लोगों के लिए मतलब सब समान ही हैं। तो आदिवासी महिलाओं को भी राइट मिलना चाहिए कि वो भी जमीन की मालकिन बन सके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 जो कि है हमारे भेदभाव का निषेध। राज्य किसी के साथ लिंग, जाति, समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सिर्फ महिला होने के कारण उसे संपत्ति से दूर नहीं रखा जा सकता। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जमीन का मतलब जीवन का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना है। जमीन से बेदखल महिला ना तो आर्थिक रूप से सुरक्षित रहती है, ना ही सम्मान के साथ जी पाती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कि अगर वो आदिवासी महिला जो है उनके पास ना तो अपना जो जीवन है वो बिताने के लिए जमीन ही नहीं है ना, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र ही नहीं है, तो वो आगे क्या कर पाएंगी? जब उनके पास खाने को पैसा ही नहीं रहेगा, रोजगार के लिए कोई चीजें ही नहीं रहेंगी, तो वो कैसे सम्मान के साथ उस समुदाय में अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं? इस फैसले का असली मतलब क्या है? सामाजिक स्तर पर आदिवासी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, जमीन पर अधिकार मजबूत होगा। ये सब चीजें ना यहीं पे लिखी नहीं है, बट ये अनुच्छेद वाला जो पोर्शन है लिखा नहीं है, तो मैं आपको से ओरली बता दिया मैंने। आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ मतलब कि कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016।
बात करते हैं दिव्यांग पर्सन राइट्स एक्ट 2016 की। यह कानून सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, यह सोच बदलने वाला कानून है। ठीक है, सोच में बदलाव क्या है? पहले माना जाता था दिव्यांगता जो है ना वो बीमारी है, समस्या व्यक्ति के शरीर में है, लेकिन यह कानून कहता है दिव्यांगता सामाजिक बाधा नहीं बन सकती। ठीक है, समस्या व्यक्ति में है, समस्या समाज के की व्यवस्था में है। मतलब कि कहने का मतलब ये जो दिव्यांगता है ना वो व्यक्ति के शरीर में है। ठीक है, वो कोई बीमारी नहीं है कि कुछ लोगों को कहना होता है कि लाइक वो बर्थ से ही ऐसे हैं या कुछ कुछ उनकी बॉडी में कोई चेंजेस की वजह से वो लोग ऐसे हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे है और वह स्कूल, बैंक या कोर्ट नहीं पा रहा, तो वह इसलिए नहीं जा पा रहा कि वह कमजोर है, वह इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि वहां पे लिफ्ट की सुविधा नहीं है, रैंप नहीं है ना, वहाँ का जो डिजाइन जो बना रखा है वहां पे वो हम जैसे लोगों के लिए बना रखा है, जो लोग विज्ञान सॉरी जो लोग ऐसे मतलब नहीं है, वो जो हम सब लोग हम चल फिर सकते हैं, हम हर एक्टिविटी कर पा रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं है ना, वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, तो वो लोग बैंक कैसे जा पाएंगे, वो सब चीजें कैसे अपनी मैनेज कर पाएंगे? तो समस्या इंसान में नहीं है, समस्या सिस्टम में है। तो हम बात करते हैं इसके कुछ मुख्य प्रावधान की। तो पहला तो यही है दिव्यांगता के प्रकार। पहले से 7 प्रकार माने जाते थे, अब 21 प्रकार माने गए हैं। इसमें शामिल है मानसिक स्वास्थ्य, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा और नौकरी के आरक्षण। अब कानून कहता है दिव्यांग बच्चों को अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि साथ पढ़ाया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों की जिम्मेदारी है कि स्पेशल फैसिलिटीज दें, एक्स्ट्रा सपोर्ट दें, है ना, कि मतलब बच्चे पढ़ पाएं, कि उनको ऐसा ना फील हो कि वो दूसरे वाले बच्चों से अपने आप को अलग समझ रहे हैं ना, उनको हर चीज इक्वल ही समझी जाए। उनके लिए जैसे कि साइन लैंग्वेजेस होती हैं, काफी सारे स्कूलों में सिखाई जाती है। एक बार बताऊं, जब मैं खुद स्कूल में थी ना, तो मेरे स्कूल में भी थे ऐसे कुछ बच्चे थे ऐसे, तो उनके लिए ना अलग से क्लासेस होती थी। होते तो हमारी क्लास में ही थे, बट वो हमारी क्लास में हमारे साथ नहीं पढ़ते थे, क्योंकि शायद उनको वर्ड्स में प्रॉब्लम होती होगी, शायद वो सही से सुन नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ना साइन लैंग्वेजेस होते हैं, और वो बहुत अमेजिंग लगता है कि वो आप अपने हैंड से ही सारी मूवमेंट करके बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए ना। तो ये सब चीजें भी है। फिर है नौकरी में आरक्षण। सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण। लेकिन ध्यान दीजिए, यह दया नहीं है, ये बराबरी का हक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि उन लोगों को ज्यादा मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो लोग हमसे थोड़े से हैं भी तो ना, कि वो जो हम कर पा रहे हैं वो चीज वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे लोगों का भी जीने का हक, अधिकार है, हक है कि हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कि अगर कोई ऐसा है तो हमें उसको बोलना चाहिए कि आप लोग कर सकते हैं, है ना। वो कोई चीज कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना है, ना कि उसको डिमोटिवेट करके बोलना है कि यार तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम ठीक से चल नहीं पा रहे, तो तुम क्या करोगे। तो समाज में सबको बराबरी का हक है, तो वो लोग भी अपना आगे आ सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ऑफिस में कंप्यूटर बेस्ड काम है, तो विजुअलाइज इम्पेक्ट व्यक्ति भी स्क्रीन रीडर की मदद से उतना ही सक्षम हो सकता है जितना कि हम हैं। ठीक है, तो उनको हमसे अपने आप से अलग नहीं समझना है, वो भी हम लोगों जैसे ही हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। अब विकल्प नहीं, अनिवार्य है। हर पब्लिक प्लेस पे ये होना चाहिए, लाइक रैंप, लिफ्ट, साइन लैंग्वेजेस, है ना, और उन लोगों के लिए टॉयलेट्स भी होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे है नेक्स्ट है निगरानी और शिकायत के लिए अधिकार। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त, राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, और ये अधिकारी शिकायतों को सुनेंगे और समाधान करवाएंगे। कि मतलब अब वो लोग हैं, उनकी भी कुछ परेशानियां होंगी या कुछ उनकी जो चीजें होंगी, उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम वो लोग यहाँ पे जाके अपनी शिकायतें बता सकते हैं। और उन लोगों के लिए कुछ फंड भी हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेष कोष बनाया जाएगा जिससे उनकी जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। सो हमारा जो है
ये जो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, मैं एक-एक बता देती हूँ। तो आज हमने सिर्फ कानून नहीं पढ़ा बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को समझा। आरटीआई हमें सिखाता है सवाल पूछना अपराध नहीं, सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। फिर हमने आदिवासी महिलाओं का पढ़ा कि जो सिर्फ ज़मीन का मुद्दा नहीं, यह सम्मान और अस्तित्व का सवाल है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा जो दिव्यांग अधिकार जो किसी पर एहसान नहीं, बराबरी और इंसानियत का हक है। संविधान हमें देता है लेकिन उन्हें ज़िंदा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को बताना, जो ऐसे लोग हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने इन सब चीज़ों की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे और समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।